हम लोग आज ये पढ़ने वाले हैं कि कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी को पहले समझ लें। ऐसी आज थोड़ा सा स्पीड रहेगी, आप ध्यान से सुनो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 4 प्रॉपर्टी होती है कॉलिगेटेड में, मैं प्रयास करूंगा कि आज 3 निपटे। ठीक है ना। तो कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी ये होती है वो प्रॉपर्टी जो नंबर पे डिपेंड करती है, वो क्या कहलाती है? कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी। मतलब अगर नंबर चेंज हो जाए तो प्रॉपर्टी में चेंज आए। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी चीज की एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, एग्जांपल छोड़ो, सीधा भी ये बात याद रखो कि नंबर पे जो डिपेंड करती है वो कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे तुम लोग हो, अभी तुम लोग लगभग 20 लोग बैठे हो, तो 20 लोगों का जो भी वजन होगा, है ना, मान लो 1000 किलोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर 30 लोग हो जाए तो वजन क्या होगा? बढ़ेगा। 40 हो जाएंगे, बढ़ेगा। कम होने लगेंगे, घटेगा। तो वो सीधा सीधा नंबर पे डिपेंड कर रहा है। जितने ज्यादा लोग होंगे वजन उतना ही बढ़ेगा। ये कभी नहीं हो सकता कि लोग बढ़ रहे हो वजन घट रहा हो, संभव है क्या? नहीं। तो ये एक कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी हो गई क्योंकि नंबर पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आया ना? ऐसे ही कुछ कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी को हम पढ़ने वाले हैं। तो पहली कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। याद करिए, मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था चाय वाला। मैंने आपको बताया था कि चाय ऊपर आ रही है और तुमने चीनी डाल दी और चाय क्या हो जाएगी? नीचे चली जाएगी। हाँ है ना। हम अब ये पढ़ने वाले हैं कि कितनी चीनी डालने पर, अच्छा चाय नीचे क्यों चली गई थी? क्योंकि वेपर प्रेशर क्या हो गया था? कम हो गया था। बताई थी ये बात। चीनी के मॉलिक्यूल ऊपर आ जाएंगे, वो उड़ेंगे नहीं, वो नहीं उड़ेंगे, पानी को उड़ने नहीं देंगे, वेपर प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे। हम ये निकालने वाले हैं कि कितनी चीनी डालने पर कितना प्रेशर कम हो रहा है। चीनी ज्यादा पड़ेगी तो प्रेशर में कमी भी ज्यादा आएगी। बोलो हाँ है ना। चीनी कम पड़ेगी तो कम कमी आएगी। इसका मतलब है ये नंबर पे डिपेंडेंट हो गया कि प्रेशर में कितना चेंज आएगा, वो नंबर पे डिपेंड कर रहा है। नंबर पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब वो एक कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी है। बोलो क्लियर? तो पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन, अभी नोट्स में नहीं लिखना है, आपको समझना है पहले, ठीक है ना। और नोट्स में भी लिखवाऊंगा। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में क्या कमी आई। ठीक है, मैं अभी न्यूमेरिकल को ध्यान में रखते हुए आपको समझा रहा हूं, फिर नोट्स लिखवाऊंगा तो एक बार दोबारा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो क्या कमी आई वेपर प्रेशर में? आपको फॉर्मूला पता है, PA = P नॉट A × XA होता है। क्या होता है या नहीं होता? ठीक है, ये हमने कौन सा फॉर्मूला है? ये किसका? राउट का, है ना। और आपको पता है कि XA + XB = क्या होता है? 1 होता है। अगर मैं XA की वैल्यू निकालूं तो 1 - XB बनेगा, ये बात भी पता है, इतने में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब इस XA को यहां रख दें। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? PA = P नॉट A 1 - XB बन जाएगा। हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लो तो PA = क्या हो जाएगा? P नॉट A माइनस P नॉट A × XB हो जाएगा। बोलो हो जाएगा। इस वाले को पूरे को उठा के इस साइड ला रहे हैं और इस वाले को इस साइड ला रहे हैं। बायो वाले ये नेगेटिव का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? पॉजिटिव का हो जाएगा। तो P नॉट A × XB दोनों ले आए, दोनों इस साइड। ठीक है, पूरा ठीक है, = P नॉट A, ये प्लस का था उधर गया, माइनस का हो गया, -PA। बोलो इतना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो यहां से अगर मैं XB निकालूं तो क्या हो जाएगा? P नॉट A - PA अपॉन, आप देखो ये इसके मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो P नॉट A। तो देखिए ध्यान से समझे, ये XB क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ B। B का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब चीनी। ये चीनी का मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन में मास भी आता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, WB/MB, है ना। तो ऊपर WB मतलब वजन आ रहा है, तो यहां से मैं चीनी की कैलकुलेशन ले सकता हूँ, या अगर आपको चीनी कैलकुलेशन दी है तो प्रेशर का डिफरेंस बता सकता हूँ। P नॉट, देखिए इस तरीके के सवालों में कंफ्यूजन क्या होता है, कौन क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा P नॉट बड़ा होता है छोटा होता है? बड़ा होता है। कभी भी भूल जाओ तो XB = ठीक है, जो ज्यादा प्रेशर है, ठीक है ना, समझ गए ना। मैं ऐसे लिख देता हूं, मोर माइनस लेस अपॉन मोर। अगर आपको प्रेशर में कंफ्यूजन भी हो रहा हो तो बड़े में से छोटे वाले प्रेशर को माइनस करके बड़े वाले का भाग लगा दो। किसी भी स्थिति में, किसी भी फॉर्मूले में ये चीज गड़बड़ नहीं होगी, बड़े में से छोटा ही माइनस होगा पहला। लेकिन अगर मान लो उन्होंने XB दिया है और इन दोनों में से एक दिया है और तुमसे पूछ दिया दूसरा वाला, तब क्या करोगे? तो पता नहीं लगा पाओगे। देखो सवाल में 2 चीजें, या तो वो प्रेशर देंगे, XB पूछेंगे, तो बहुत ही आसान है, बड़े में से छोटा माइनस करो, बड़े का भाग लगाओ, XB के बराबर खड़े हो। XB को बराबर कर दो WB/MB × MA/WA से, वहां से वेट निकल जाएगा।
अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना आता है तो बात अब ऊपर से जाएगी, दोबारा जाके वीडियो देख लेना, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ मोल फ्रैक्शन पूरा। ठीक है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये तीनों बढ़िया आने चाहिए, नहीं तो सवाल फंसेंगे, कुछ नहीं हो सकता इसका। ठीक है भाई, तो अगर आपको प्रेशर दिया गया तो सवाल में इसमें से दो ही टाइप है, आइदर प्रेशर देगा या मोल फ्रैक्शन देगा। प्रेशर दिया सबसे आसान सवाल है, बड़ा माइनस छोटा अपॉन बड़ा इक्वल टू सीधा मोल फ्रैक्शन। अगर वो तुमसे डब्ल्यू भी पूछता है तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला खोल दो, उसके बराबर कर दो, सवाल हो जाएगा। बोलो क्लियर? मैं भी करके भी दिखाऊंगा, घबराना नहीं है, सवाल सरल है, आसान है। अगर वो मोल फ्रैक्शन देता है और इनमें से कोई एक प्रेशर देता है और पूछता है क्या, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए तरीका है, मान लीजिए एक्स भी दिया है इक्वल टू, तो ये जो पी नॉट है ये प्योर का है, प्योर का मतलब सॉल्वेंट का है, माइनस ये सॉल्यूशन का है अपॉन सॉल्वेंट चल रहा है। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। अगर आप इस बात को लेके, जैसे मान लीजिए अगर प्रेशर दिया तो आप तुरंत ही कर देंगे, मोल माइनस लेस अपॉन मोल, है ना, मुझे पड़ जाएगा मामला। लेकिन अगर उसने एक्स भी दिया और इनमें से कोई एक दिया, अब तुम कंफ्यूज हो कि ये वाला दिया कि ये वाला दिया, तो जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट मतलब पानी, या कोई और लिया होगा उसने सॉल्वेंट, सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन अपॉन सॉल्वेंट, तो पढ़ लेना उसको, लिए तो पढ़ना पड़ेगा, सवाल पढ़ के समझो कि सॉल्वेंट का प्रेशर दिया है या सॉल्यूशन का प्रेशर दिया है। सॉल्वेंट का दिया है तो यहां आएगा, सॉल्यूशन का दिया है तो यहां आएगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा। 99% सवालों में वो सॉल्वेंट का देता है, क्योंकि अगर दोनों टर्म छोड़ देंगे तो सवाल की कैलकुलेशन बढ़ जाती है, और ये सवाल छोटे आते हैं, 1-2 नंबर के सवाल आते हैं, क्योंकि इस सवाल में कुछ है ही नहीं। बताओ इस सवाल में क्या है, मोल फ्रैक्शन मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तो ये बड़े में से छोटा माइनस अपॉन बड़ा, इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें कुछ बड़ी बात ही नहीं है। ठीक है ना, और फिर मोल फ्रैक्शन में से मान लो मैंने तुमसे कुछ और भी पूछ दिया, तो एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, अगर शॉर्टकट लगा रहे हैं तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए होता है, बोलो हाँ है ना। ये पानी का वजन हो गया, अगर पानी यूज हो रहा है, ऊपर 18 हो गया, यहाँ पे उसका मॉलिक्यूलर मास हो गया, वजन निकाल दो, एक्स भी पता ही होगा। क्या है इसमें बड़ा सवाल, इसलिए सवाल 2 नंबर को क्रॉस नहीं करता, 2 नंबर तक में ही रहता है। सवाल इजी है, आने के चांस सिर्फ 10% और भी कम। ठीक है, अगर पिछले 10 साल के पेपर उठाओगे तो शायद एक आधे बार आएगा, एक भी बार हो सकता है 0 या 1 बार। बात क्लियर? ये पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे आसान होती है, इतनी आसान की ये आती ही नहीं है, ना के बराबर आई है। ठीक, इसमें कुछ है ही नहीं, समझ में आ गया? अभी कोई कंफ्यूजन है क्या? पक्का क्लियर? ठीक है ना, आप चाहो तो प्रैक्टिस वाली कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, बाकी मैं अभी दोबारा लिखवाऊंगा। हाँ कर लिया, चलो अगला सवाल लिखते हैं। ये लिखा हुआ है, सवाल लिखिए, सवाल लिखो, द वेपर प्रेशर ऑफ, प्रैक्टिस कॉपी में, नोट्स में बाद में लिखवाऊंगा आपको, अभी नोट्स की कॉपी में कुछ नहीं लिखना है, नोट्स में आपको बाद में लिखवाऊंगा, प्रैक्टिस कॉपी में लिखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, जल्दी करो, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल। The vapor pressure of water is 12.3 kilopascal at 300 Kelvin. 12.3 kilopascal at 300 Kelvin. लिख लिया? ठीक है। Calculate the vapor pressure of, ये तो सवाल पहले ही कठिन हो गया। Calculate the vapor pressure of 1 m solution, 1 कैपिटल M, कैपिटल M क्या होता है ना, तो इसे रिटी लिटी तो मोलर बोलते हैं, अगर मोलरिटी होता तो मोलल बोलते हैं। ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, 1 कैपिटल M सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन इट। ठीक है, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैं नोट्स को कंप्लीट, अब देखो यही तो है, जल्दी में क्या हो रहा, अब मैं इसको आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। जब मैं नोट्स लिखवाऊं, ठीक है ना, तो आप इसको लिख लेना, या फिर मैं इसकी फोटो भेज दूंगा, आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, सुनिए ध्यान से, ये जो मैं अभी बात बोलने वाला हूं, इसको नोट्स में कहीं ऊपर नोट बना लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सुनो पहले, सुनो तसल्ली से, ये चीज समझ में आ गया? इसको हटा दूं, लिखा है ना? ठीक है, तो यहां देखिए, सुनिए, देखो ये 1 m का मतलब क्या है, ये बड़ा खतरनाक चीज है। ठीक है, बड़ी बढ़िया चीज है, सवाल कठिन करना है तो इन्होंने क्या किया, अब तुम्हें लगा इसमें बताओ डब्ल्यू बी क्या है, एम बी क्या है, डब्ल्यू ए क्या है, एम ए क्या, कुछ नहीं, तुम पहले गए, सारे दिए हैं इसमें। अब तुम सवाल पढ़ लो तो मिलेगा नहीं गिवन। क्यों?
1m खेल क्या है? देखो आप जरा इसको समझो, कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या होता है? WB अपॉन MB इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। बोलो है ना? अब जब भी 1m दिया जाता है, खूब सुन लेना, इसका नोट बना के ऊपर लिख लेना नोट्स वाली कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सवाल जितने कठिन करने होंगे वो मैं इसी से करूंगा। अगर 1m दिया जाता है तो मैं ये मान लेता हूं कि एक लीटर मतलब 1000 ml पानी है। ध्यान सुनिएगा, 1000 ml पानी है, ध्यान सुनो। तो यहां पर मैं 1000 लिख दिया, तो 1000 से 1000 कट गए, और अब बचा ये, इन दोनों की वैल्यू 1 आ रही है, तो इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला, ये क्या चीज है? NB होता है, WB अपॉन MB क्या होता है? NB होता है। तो उसने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 1 दिया। पहला मतलब तो ये निकलता है। दूसरा ये निकलता है कि WB इक्वल टू MB। देखो ये दोनों बराबर होंगे तभी तो बनाएगा। समझ में आया? देखो कितनी गजब बात है कि अगर मैंने आपको 1m दिया है और मैं कहता हूं 1m सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन द 1 लीटर ऑफ द वाटर, तो वजन बताओ कितना? तो वजन 180 आएगा। खेल देखो कितना बढ़िया। आप वजन ढूंढते रह जाओगे, आपको गिवन ही नहीं मिलेगा, लेकिन गिवन सारा दे दिया उसने, क्योंकि उसने जैसे ही 1m बोला तो WB MB के बराबर हो गया, और MB ग्लूकोज का 180, वजन 180 लिया तुमने, सारे खुल गए, सारी चीजें क्लियर हो गई। WB हो गया आपका 180, MB 180, 1 लीटर पानी है आपका, मतलब 1000 ग्राम ले लो या लीटर ले लो, ml में ले लो सॉरी, और MA ले लो आपका 18। निपट गया सवाल। आया खेल समझ में? तो ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको 1 कैपिटल M 1 स्मॉल m, अगर स्मॉल m भी दिया है तो भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है। उसकी दो बातें होती हैं, जब भी 1 कैपिटल M और स्मॉल m दिया जाए, इसकी सिर्फ दो बातें होती हैं, NB की वैल्यू 1 है या फिर WB इक्वल टू MB चल रहा है। बोलो बात क्लियर? नोट करिए इसको ऊपर कहीं बढ़िया सा लिख लेना, काम आएगा। ठीक है? और एक और बात बता देता हूं, एक और तुम बढ़िया चीज लिख लो, देखो याद आ गई भी। और यहां पर Na की वैल्यू कितनी है? Na भी दी है तुम्हें इसी में 0। सिर में डंडा मारेंगे, 4 टुकड़े हो जाएंगे करके। Na पूछा है पागल से 0। 0 का मतलब तो पानी है ही नहीं, चीनी हम गोली थी ये बात। अरे यार पानी 1 लीटर लिया है, जब भी 1 लीटर पानी होता है तो Na कितना लेते हो? 55.56। यार देखो मैं समझाता हूँ, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा 55.56। इनको समझ में आया कहां से आया? मैं इनके लिए लिख देता हूं यहाँ पे छोटा सा, नोट कर लेना सारी बातें। Na इक्वल टू होता है WA अपॉन MA। 1 लीटर और 1000 ग्राम, 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1000 ग्राम बराबर हो गए, तो 1000 बटे 18 काटोगे तो 55.56। याद आया? याद करिए, ये मैं पढ़ा चुका हूं मोल फ्रैक्शन के तीसरे पॉइंट पर। चीजें जुड़ के चलेंगी, फैल के नहीं चलने वाली। बात क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन है क्या? तो मेरा मुंह तो देख रहे, सवाल करो ना वो वाला, जल्दी करो। बात सुनिए सभी लोग ऊपर ध्यान से। आपको दिया गया था इस सवाल में, क्या दिया गया? ध्यान से सुनिए कैसे कर रहे हैं। ऊपर देखो टेंशन। द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इज 12.3 किलो पास्कल। वेपर प्रेशर किसकी? वाटर क्या होता है? आओ इस फॉर्मूले में सॉल्वेंट का दिया गया, बोलो हाँ। यहां सॉल्वेंट आ गया, यहां पे सॉल्वेंट आ गया, हाँ बोलो। मतलब सॉल्यूशन हमारा मिसिंग है, यही हुआ। तो ये जो तुम्हें दिया गया है, ये क्या चीज दी गई? P0 A दिया गया। मैं सवाल कहां करूं? चलो यहां पे देता हूं, ठीक है? आपको ये क्या दिया गया? P0 A दिया गया। अरे हाँ ना तो बोलो। तो मैंने यहाँ लिख दिया 12.3। अच्छा एक और बात क्या होगा बेटा? अच्छा ठीक है, अभी सही कर। ये तो लिख लिया होगा ना? इसको हटा दो, तब तक सुनो। एक और बात सुनो, आप कभी भी इस समस्या में मत फंसना कि जी इसकी यूनिट, प्रेशर की यूनिट क्या चल रही है। कोई यूनिट चल रही है, चलने दो, ठीक है ना? कभी चेंज वेंज नहीं करना। चेंज कब करना है? जब दोनों प्रेशर दिए हों और दोनों अलग अलग यूनिट में दिए हों, तभी चेंज करना है, क्योंकि हमें माइनस करना है, अलग यूनिट तो माइनस होंगी नहीं। अगर एक प्रेशर दिया है, दूसरा निकलवाना है, तो जी हमें क्या चेंज करने की जरूरत है? हम उसी की यूनिट में निकाल देंगे। अगर वो पूछे कि जैसे पास्कल में दिया, तुमसे पूछे कि ATM में कन्वर्ट करके बताओ, तब फिर तो मामला अलग है, ठीक है ना? समझ गए? तो चेंज तभी करना है जब दोनों प्रेशर अवेलेबल हो और दोनों की यूनिटें अलग चल रही हो, तो फिर आपको एक कॉमन यूनिट में लाना पड़ेगा। क्लियर है? तो आइए देखिए, हमने यहां पर लिख दिया 12.3 माइनस PA अपॉन 12.3।
क्योंकि ये पानी है, सॉल्वेंट वाले फॉर्मेट से मैंने ये बात लिखी है। इक्वल टू क्या हो रहा है, एक्स बी हो रहा है। एक्स बी का मैंने आपको एक और फॉर्मूला पढ़ाया था, याद करिए पहले दिन। एक्स बी इक्वल टू होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी होता है, सबसे पहला फॉर्मूला, सभी जानते हैं बात, हाँ है ना। एन ए पता है और एन बी भी पता है, ठीक है। तो देखो ये क्या लिखूं मैं इसकी जगह, ये लिख देता हूं, एन बी की वैल्यू कितनी है 1 और नीचे हो गया 55.56 प्लस 1, आया ना। ये कहां से आया 55.56, हाँ 1000/18 से, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा 12.3 माइनस पी ए अपॉन 12.3, बोलो क्लियर। अब तो कोई समस्या लग नहीं रही, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई चला जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई चला जाएगा। तो देखो भाई इसका मल्टीप्लाई तो हो गया 12.3 इक्वल टू ये हो जाएगा 56, ठीक है। तो 56.56 और ब्रैकेट में 12.3 माइनस पी ए, इसका मल्टीप्लाई कर देना इसमें और इसके साथ फिर सॉल्व कर लेना। इतना तो कर लोगे, कोई बाय वाला यहाँ पे फंस रहा हो जाएगा। छोड़ो, तुम पे भरोसा नहीं करना चाहिए। 56.56 इंटू 12.3 माइनस 56.56 इंटू पी ए, ये हो जाएगा, आए ना। इस वाले को देखो, तुम लोग सुनो, होशियार बनने की आवश्यकता नहीं है, ये साइन माइनस के साथ है, इसको उठा के इधर ले आओ और इसको उठा के उधर ले जाना, ठीक है ना, आए ना। फिर ये इधर से उधर जाएगा तो ये घट जाएगा, हो जाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, हम जानते हैं तुम कर लोगे। क्या समस्या है अमन? यहां से जब पी ए निकालोगे तो ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई तो कर ही लेना। अब ये भी ना हो तो बैठो बांसुरी बजाओ, फिर सॉल्व कर लेना। ये मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना, माइनस करना, ठीक है, देख लेना। अब हो जाएगा, घर पे बैठ कर करना आराम से, बोलो क्लियर है। अभी कोई डाउट दिक्कत नहीं, चलिए। अभी करना सीख गए हो, क्या समस्या आ रही है आयुष? पक्का क्लियर है ना? अब तो कर ही दिया, बच ही गया है। सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का पूछा होगा ना, सॉल्यूशन का। कैलकुलेटर पेपर प्रेशर, तो पी ए, अच्छा तो पी लिख दो, बी लिख दो उसको। असल में ऐसा है, यहां पर जब हम माइनस करते हैं तो आपका एक तो सॉल्यूशन है, एक तो सॉल्वेंट है आपका। जो पी नॉट ए है वो प्योर स्टेट है, माइनस सॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है। उसने क्या पूछा है बता दो, कैलकुलेट वेपर प्रेशर होता है 1 मोल 1 m सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन इट। तो 1 m सवाल का लैंग्वेज समझो, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 m सॉल्यूशन। अगर मैं यही फुल स्टॉप लगा दूं क्या मतलब निकला, 1 m सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालो ऑफ सॉल्यूट इन इट, 1 मोलरिटी के सॉल्यूट को अपने पास रखने वाले सॉल्यूशन का निकालो। ये मतलब इंग्लिश में इसका बात समझ आई ना। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मोलरिटी 1 चल रही हो, इसका मतलब है एनबी की वैल्यू जिसमें 1 चल रही हो, उस सॉल्यूशन का प्रेशर निकालो। तो उसमें सॉल्यूट का कहां पूछा है बताओ, पढ़ो लाइन को लास्ट में दोबारा, आप तोड़ो ना लाइन को। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द 1 m सॉल्यूशन, फुल स्टॉप लगा दो यहां पर। तो सॉल्यूशन का निकालोगे, देखो इसमें बी टर्म होता ही नहीं है, तो बी का निकला ही नहीं है। आप या तो सॉल्वेंट निकालोगे, मतलब पी नॉट ए निकालोगे, या सॉल्यूशन निकालोगे, बीच का कोई मसला ही नहीं है, और कुछ नहीं निकलने वाला। बात क्लियर है ना? हाँ, तो वो सॉल्यूट वाला टर्म तो होता नहीं कुछ, वो लिखने की स्टाइल ऐसी है कि तुम्हें बेवकूफ बनाया जाए, और कुछ नहीं है। मैं सोच रहा हूँ तुमको लिखवा ही देता हूँ, तुम लोगों को भरोसा करना बेकार ही है, और तुम्हें वो भी नोट्स लिखने है ना, फिर ज्यादा हो जाएगा। हेडिंग डालो नोट्स में फटाफट, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी 5 मिनट लगेंगे। तो किसी ने अगर ये पूछ दिया ना कि दोबारा बोलना, ठंडा मारो इसके खोपड़ी पे। देखो भाई, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हेडिंग डालो, स्पेलिंग और पूछोगे, COLLIGATIV, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की बताऊं, प्लॉट लिख दो, लिखो द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन which depend only upon the property of the solution which depend only upon the number of solute, which depend only upon the number of solute particle
present in the solution, present in the solution irrespective of their nature, irrespective of their nature are called colligative property, are called colligative property. ठीक है, पहला लिखिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, लिखो लेट एक्स ए, क्या प्रॉब्लम है, छोड़ बगल वाले देखो भाई, रिपीट मत करो, लेट एक्स ए बी द, अरे एक्स ए बी नहीं बोला है, एक्स ए बी लिख रहे हैं, एक्स ए बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ, बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, and x be the mole fraction of, and x be the mole fraction of solute, ठीक है, and P not A be the vapor pressure of, P not A be the vapor pressure of pure solvent, and P, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मैं P लिख रहा हूँ, कुछ लोग उसमें A लिख देते हैं, तो उसमें कुछ बड़बड़ाना नहीं है आपको, है ना। P be the vapor pressure of solution, P be the vapor pressure of solution। अब जरा इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, ठीक है, तो उसमें घबरा मत जाना, एक ही ऐसी कहानी चल रही है। P be the vapor pressure of solution, लिख लिया? क्या हुआ, कुछ समस्या है क्या? ठीक है ना। मैंने आपको जो सॉल्वेंट वाला फॉर्मूला लिखवाया, सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन अपॉन सॉल्वेंट लिखवाया ना, यही तो लिखा है ना, ठीक है। अब देखो जरा इसका क्या मसला चल रहा है, पहले समझो। फॉर वॉलेटाइल, अगर कोई वॉलेटाइल लिक्विड है, ठीक है ना, वॉलेटाइल मतलब लिक्विड का सॉल्वेंट ले लो, कोई वॉलेटाइल सॉल्वेंट चल रहा है, वॉलेटाइल का मतलब वो उड़ रहा है, उड़ रहा है तो उसका प्रेशर बनेगा, तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए हो जाएगा, बोलो है ना, ठीक है। फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये पी कहां से आया मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। और मैं क्यों कह रहा था कि नहीं लिखोगे तो कोई विशेष अंतर नहीं बढ़ने वाला। अब पी टोटल इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी होता है। पी टोटल कोई कुछ लोग पी लिख देते हैं, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। आप, मैं यहाँ पे अभी टोटल लिख देता हूँ, अगली बार में P लिखूंगा। तो P इक्वल टू, अब पी बी कितना है, 0, तो पी ए के बराबर हो गया, हो गया कि नहीं। पी ए की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो P इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए हो जाएगा, हाँ है ना, हो जाएगा। अब फिर से हम वही अपना फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ से हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ से एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस एक्स बी हो जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट A 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा या नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, P इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट A इंटू एक्स बी हो जाएगा। इस पूरे फैक्टर को इधर ले आइएगा, इस पूरे फैक्टर को इधर कर देता हूँ, ठीक है। इस पूरे फैक्टर को, इस वाले पूरे को इधर ले आइएगा, प्लस में आ जाएगा, और ये P उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा आपका P नॉट A इंटू एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा P नॉट A माइनस P हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक्स बी की वैल्यू निकालो तो हो जाएगा P नॉट A माइनस P अपॉन P नॉट A, ये रहा भाई। तो उम्मीद है आप समझ गए ये P का मसला क्या है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये जो है वो क्या है, प्योर क्या, सॉल्वेंट। तो हमेशा सॉल्वेंट में से माइनस होता है, क्या माइनस होता है, सॉल्यूशन माइनस। आप समझ गए ना मेरी बात। अब देखो, जिसने, अब तुम पूछ रहे थे ना मुझसे सॉल्यूट के लिए, जो पूछ रहा था, हाँ बाबू सॉल्यूट का देखो ये रहा 0 चल रहा है, तो सॉल्यूट का कभी आना ही नहीं। सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, सॉल्वेंट मैंने समझाया सॉल्वेंट प्योर होता है तो उसका तो ज्यादा ही होगा, और ज्यादा ही में से कम घटेगा, प्रेशर माइनस में तो जाएंगे नहीं, बात समझ आई ना। इसलिए सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन को माइनस करके सॉल्वेंट का भाग लगा दीजिएगा। बोलो क्लियर है ना, इसको भी नोट कर लो जल्दी फटाफट। ठीक है, थोड़ी सी और बात लिख देता हूं।
एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एसबी का फॉर्मूला क्या होता है, एनबी अपॉन एनए प्लस एनबी होता है, तो हम इसको इसके बराबर कर सकते हैं, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए। एक हमारे पास ये हो गया। एक कंडीशन लगा दो, इफ एनए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एनबी, तो क्या हो जाएगा, बी को उड़ा दो, तो एनबी अपॉन एनए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, लगा 3 फॉर्मूले इस तरीके से आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, करता हूं। ऐसी बात तो आप बता दे करो। अब देखो कितनी शांति हो गई, बोलो क्लियर है यहाँ पर? गजब शांति, खामोशी चाहिए। क्या करो, उसे चिंता हो रही है अब आवाज में, आवाज कैसे दबेगी, निंजा टेक्निक फेल हो जाएगी, उन लोगों को पता ही नहीं निंजा टेक्निक क्या होती है, और अपने पास तो इतने सब्सक्राइबर ही नहीं है कि और लोग सुन रहे हो, तुम ही लोग देखते हो तो टेंशन ही नहीं है, चल ले दो। ये हो गया, कोई कंफ्यूजन है क्या? चलो भाई, तो अगला सवाल जो भी कर देगा 5 मिनट के अंदर में, भाई साहब गर्मा गर्म मोमोज खिलाऊंगा उसे, ठीक है? चलो, अरे जो मोमोज नहीं खाता वो समोसे खा लेना, चाउमीन खा लेना। मैं 10 रुपए खर्च कर दूंगा, तुमको क्या खरीद लेना, हमें क्या मतलब, मैं 10 रुपए खर्च करने को तैयार हूँ भाई। अरे जो मन में है सो खरीद लो, हम क्या बताएं। देखो, व्हाट इज द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, what is the mass of non volatile solute which should be dissolved in 114 gram 114 gram octane, हाँ जी, 114 gram octane to reduce its vapor pressure। गोलगप्पे खाने चलेंगे, ये सही है, ठीक है? अब पेपर अभी क्लास के बाद तुरंत, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। ठीक है भाई, खत्म हो गया सवाल, अब करो। 5 मिनट का टाइम है, घड़ी देख ले अपनी। नहीं सुने मेरी बात, इतनी देर का है ही नहीं, सवाल बहुत छोटा सा। देखिए मेरी बात सुनिए, आपको उसने कहा था कि प्रेशर 80% तक रिड्यूस कर दिया गया। प्रेशर बोला तो कुछ भी नहीं था, है ना? तो मैं मान लेता हूं कि प्रेशर x था, है ना, या P नॉट ए ही मान लो, या कुछ भी मान लो, जो भी तुम्हें चले। तो P नॉट ए इक्वल टू कितना था, मतलब ये जो कुछ भी था उस वैल्यू को 80%, देखो ध्यान सुनो, P नॉट ए सॉल्वेंट का होता है, बोलो हाँ है ना? मैंने उसमें कोई चीज मिलाई, ऑक्टेन मिलाया जैसे, है ना, चीनी मिलाई, ऑक्टेन मिलाया, कुछ मिलाया, उसका प्रेशर कम होगा। तो कम किसका होगा, P का कम होगा या PA का कम होगा? बोलो बात समझ आ रही ना? मैंने भी लिखवाया भी था, मोर माइनस लेस अपॉन मोर लिखवाया था। तो PA को अगर मैं x मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ, ठीक है ना, कुछ भी मान लो, तो P कितना होगा, 80% इसका कम हो गया, हाँ है ना? तो x का 80% होगा कि नहीं? तो x इंटू 80 अपॉन 100, तो कितना हो गया जी भाई, 0.8x हो गया। 0 कट गई, 10 का भाग लगा 0.8x आ गया, बोलो हाँ। अच्छा, इसके बाद उसने आपको में और क्या दिया गया, ऑक्टेन बोला है, तो आपका एमबी पता चल गया ऑक्टेन से, है ना? कितना, 114 ऑक्टेन हो गया भाई, तुम बता रहे जैसा, है ना? और क्या दिया, पानी दिया है, कितना दिया, क्या दिया, इसमें डाला ऑक्टेन, पूछा क्या है, रुको, आपसे पूछा है मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट व्हिच शुड बी डिसॉल्व्ड इन द 114 ग्राम। अच्छा, ऑक्टेन में ही डिसॉल्व किया गया है, ठीक है ठीक है, 114 ग्राम ऑक्टेन में डिसॉल्व किया गया, तो ये तो भाई Ma हो गया, ठीक है, और Wa हो गया आपका, वो भी 114 हो गया, ठीक है ना? अच्छा, तो आपको पूछा गया था, उसने मास पूछा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, मास पूछा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट व्हिच शुड बी डिसॉल्व्ड इन द इतना, तो आपको और कुछ भी दिया है, मॉलिक्यूलर मास और दिया गया 40, बोला नहीं था क्या? तो लिख लो मॉलिक्यूलर मास, तुम कौन सा निकाली लेते? अरे तब भी तो नहीं निकलने वाला था,
अरे तुम अभी भी नहीं निकल पाओगे। सुनो, MB और आप दांत निकालना बंद कर दो और ये देख लो Na कितना हो गया, WA/Ma हो गया 114/1 हो जाएगा, ठीक है। और MB हमें 40 दिया गया था तो चलो अब सवाल आ रहा है, ये जो यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यही वाला NB/Na इक्वल टू ये, ठीक है। NB हमें पता नहीं है, ठीक है, तो NB को NB रहने दो, अपॉन Na तो 1 ही हो गया कि नहीं, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 0.8x अपॉन x, बोलो है ना। अब ये 1 का तो कोई मतलब नहीं होता, NB का फॉर्मूला क्या होता है, WB/MB, तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ WB/MB, हाँ इक्वल टू, अब देखो जो बायो वाले भाई ये 0.8x है और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 1, तो x का तो कोई मसला नहीं है, ये घटा लो 1 में से 8, तो कितना बचा है 0.2x अपॉन x, ठीक है। x से x काट दूं, पक्की बात है, देख लो कटेगा कि नहीं, तो ठीक है काट दो। और ये हो जाएगा WB अपॉन ये हो जाएगा 40 इक्वल टू 0.2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो WB इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 ग्राम। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट दिक्कत नहीं, क्लियर है सभी को, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन लिखते हैं, एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट exerts a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of the solvent. What is the molecular mass of the solute? MB निकालना है आपको, What is the molecular mass of the solute? बोलो क्लियर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लें। अगला क्वेश्चन की मैं फोटो भेज दूंगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, घर से कर लेना, ठीक है। हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे, 3 सोचा था 2 ही हो पा रहे। सुनिए अगला टॉपिक जो है वो बॉइलिंग से रिलेटेड है। मुझे ये बताइए कि पानी 100 डिग्री पे उबल रहा था, मैंने उसमें चीनी मिला दी, तो अब वो कितने पे उबलेगा, 100 से ज्यादा या 100 से कम? ज्यादा पे। चीनी मिलाते तो नीचे चला जाता है ना, हाँ है ना, फिर तो देर में ही उबलेगा, इसलिए ज्यादा गर्म करना पड़ा, तो टेम्परेचर क्या हुआ है, बढ़ा है। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि जब भी हम चीनी मिलाएंगे तो वो बॉइलिंग पॉइंट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। आप सुनो ध्यान से, चीनी जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, चीनी अगर कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम बढ़ेगा। ये बात भी क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है, ये बात भी क्लियर। तो क्या मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जो एलिवेशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में वो चीनी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब चीनी के नंबर पे डिपेंड कर रहा है, तो हो गई ना ये कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी। कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी क्या होती है, जो नंबर पे डिपेंड करे, ये कर दो रही नंबर पे डिपेंड। तो सेकंड कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेट का मतलब जानते हो ना, बढ़ाना, ऊपर उठाना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एलिवेट माने बढ़ना। अब देखो ग्राफ, मान लीजिए ये एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मतलब है पानी, ठीक है, और ये ग्राफ चल रहा है वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर के साथ। यहां पर वेपर प्रेशर है और मान लो ये 1 atm के आसपास अप्रोक्स चल रहा है, ठीक है भाई, और नीचे चल रहा है आपका टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर पर ये क्या हो गया, बॉयल होना स्टार्ट हो गया। देखिए ये लाइन जो है ये मैंने किसकी बनाई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, समझ गए ना। जैसे ही वो इसको इंटरसेक्ट करेगा बराबर हो गया मतलब बॉइलिंग पॉइंट आ गया, बोलो क्लियर। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये कहलाया TB, ठीक है। अब मुझे बताओ ये सॉल्वेंट का है, तो मैं इसमें नॉट लगाऊं कि ना लगाऊं? हमेशा प्योर वाले फॉर्म में नॉट लगता है। क्या सॉल्वेंट से और प्योर हो सकता है कुछ? सॉल्वेंट तो मतलब प्योर ही है, तो इसमें तो बेटा लगेगी नॉट। समझ में आ गया? मैं बार बार इस बात को समझा रहा हूं, ठीक है ना, हाँ या ना? जो प्योर फॉर्म होती है उसमें नॉट लगता है। प्रेशर वाले केस में भी सोच लो, अगर किसी के मन में डाउट चल रहा हो,
P0A प्योर फॉर्म होता है कि नहीं? जब तुम उसमें मिलावट करते हो तो Pa बनता है। याद करो फॉर्मूला P=P0A into X है। P0A प्योरेस्ट प्रेशर है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द प्रेशर है। उसमें कुछ मिलावट की तो वैल्यू घट के Pa आती है। बात क्लियर हो गई? तो जिस पे नॉट लगा होता है वो मतलब मिलावट वाला नहीं है, प्योर है। क्लियर है ना? अब बताओ, मैंने इसमें चीनी मिला दी तो मैं अगली लाइन इधर खींचूं या पीछे खींचूं? मतलब इसके आगे बनाऊं लाइन या पीछे बनाऊं लाइन? तो पीछे क्यों बनेगी भाई? सही बात, क्योंकि जब आप चीनी मिला रहे हो, मान लो ये 0 है, ये 100 है, तो अब इससे बढ़ेगा ही टेम्परेचर, बढ़ेगा ना। पानी में चीनी मिला दी तो अब तो देर में गर्म होगा, देर में गर्म होगा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हमें पीछे आना। ये हो गया आपका सॉल्यूशन और ये पॉइंट यहां पर आ गया, तो ये हो गया टीबी। पानी में जब चीनी मिला दी तो क्या बन गया? सॉल्यूशन नहीं बन गया। तो सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा निकलेगा ना, तो चीनी मिला रखी नॉन वोलेटाइल है। बोलो क्लियर है? कई दिन से यही चिल्ला रहा हूं यार, बताओ नहीं आया तो डाउट है तो पक्का। तो चीनी ने क्या डिफरेंस खड़ा किया? ये कहलाया डेल्टा टीबी। ये डेल्टा टीबी जितनी आपने चीनी मिलाई है उसके हिसाब से वेरी करेगा। चीनी बढ़ाते जाओगे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये तो यही है, ये पीछे खिसकता जाएगा। बोलो बात क्लियर हो गई? इसमें कोई डाउट तो नहीं बचा? पक्का। आओ जरा से मैथमेटिकली देखते हैं। तो डेल्टा टीबी किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रोपोर्शनल है किसके? नंबर ऑफ चीनी पर। तो नंबर ऑफ चीनी पे डिपेंड कर रहा है, क्या पानी पे डिपेंड नहीं कर रहा है? पानी पे भी कर रहा है, पानी तो कितना लिया उस पर तो डिसाइड होगा थोड़ा सा। तो यहां पर हम मोल फ्रैक्शन नहीं लेंगे। क्या बेटा? यहां पर हम मोल फ्रैक्शन नहीं लेंगे, यहां पर हम क्या लेंगे? सॉरी, हाँ, मोल फ्रैक्शन नहीं लेंगे। यहां पर हम क्या लेंगे? कैपिटल एम स्मॉल एम स्मॉल, ठीक है ना? ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होगा स्मॉल एम, ठीक है? ठीक है भाई? अच्छा, स्मॉल एम क्या होता है? LIT भाई, RIT भाई। अब मेरा क्वेश्चन ये है, तो इसे मैंने कैपिटल एम की प्रोपोर्शनल क्यों नहीं लिया? बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर बदलने पे वॉल्यूम में चेंज आ जाता है, इसलिए मैंने नहीं लिया। टेम्परेचर चेंज हो रहा है यहाँ पर, मैटर तो टेम्परेचर से ही चल रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा तो एम की वैल्यू गलत हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन किसी के मन में आ सकता है, मोल फ्रैक्शन ले लेते, जैसे हमने पिछले लिया था, हेनरी और राउल्स में उठाया था। तो मोल फ्रैक्शन में पानी की कैलकुलेशन नहीं चल रही थी, क्योंकि ये तो लिक्विड सॉल्यूशन के साथ चल रहा है, तो इसलिए मोल फ्रैक्शन से ज्यादा सही क्या पड़ेगा? मोलरिटी या मोलरिटी पड़ती है। और मोलरिटी में टेम्परेचर के चक्कर में हम किसको लेंगे? स्मॉल एम, मतलब मोलरिटी को लेंगे। बोलो क्लियर हो गया? ये भी क्लियर होना चाहिए कौन कहा लेगा। अब देखो मैंने आपको जो भी बात बोली थी बिल्कुल सही जा रही है। मैंने बोला था, अरे प्रोपोर्शनलिटी समझ रहा पहले, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी केबी इनटू एम। एम क्या होता है? WB अपॉन 1000 अपॉन। मैंने आपको पहले दिन क्या बोला था? अगर आपको ये निकालने आ गया तो सिर्फ एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। बोलो क्या ये गलत है बात? सही जा रही बात? देखो पिछले सवालों में देखो, हेनरी में देखो आपने मोल फ्रैक्शन में KH का मल्टीप्लाई किया, इस वाले सवाल में देख लो आपने P0A का मल्टीप्लाई किया राउल्स में, है ना? इस वाले सवाल में देख लो आप M में सिर्फ KB का मल्टीप्लाई कर रहे हो, और KB गिवन है, KH भी गिवन होता है। एक गिवन चीज का मल्टीप्लाई करने से आगे के सारे सवाल सॉल्व हो रहे हैं। बस आपको कमांड आनी चाहिए मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन पे। ये बात मैंने पहले दिन ही समझाई थी। बात क्लियर है ना? जितना वो तीन मजबूत होंगे ये सवाल तो खत्म नहीं, इनमें है ही है। ये निकल गया तो केबी गिवन होता है, पानी का 1.86 लो मल्टीप्लाई करो, कहानी खत्म। समझ में आ गई बात? तो भैया जी ये है इसका फॉर्मूला पहला। दूसरा एक और फॉर्मूला हो सकता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू, इन दोनों से डेल्टा टीबी कैसे निकलेगा? तो टीबी माइनस टी। देखिए यहां पर भी क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि टीबी कौन और टी नॉट भी कौन। तो जी भाई डेल्टा टीबी डिफरेंस है, डिफरेंस तो प्लस में ही आएगा, तो हमेशा मोर माइनस लेस, बड़े में से छोटा ही माइनस करना है। अगर भूल भी जाओ तो बड़े में से छोटा माइनस करना है। ये डिफरेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, प्लस में ही आएगा। बोलो क्लियर है ना? इसलिए अगर तुम इन दोनों को, जैसे कई बार होता है ना कि सवाल लिखा होता है ऐसा कि तुम समझ नहीं पाते कि डेल्टा टीबी कौन है, टी और टीबी कौन है, सॉरी टी नॉट बी कौन है और टीबी कौन है। तो भाई जो बड़ा है वो टीबी है और जो छोटा है वो टी नॉट बी। सिंपल सी बात। और फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो तो हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करना है। ये बात बुद्धि में टाइट कर लो, किसी भी स्थिति में इसका उल्टा नहीं होगा, किसी भी सवाल में किसी भी स्थिति में नहीं। ठीक है, भूल जाओ तो बड़े में से छोटा माइनस करो, क्योंकि डिफरेंस तो प्लस में ही आएगा।
बात क्लियर हो गई? तो भैया जी ये दोनों फॉर्मूले, ठीक है। चलो अब इसको लिख डालते हैं। हेड डालो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जल्दी करो समय नहीं है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लिख लिया? ये ग्राफ बनाओ फटाफट ये वाला। जल्दी बनाओ यार। चलो आगे लिखेंगे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, 10 में साथ पढ़ते थे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर at which the boiling point of a liquid is defined as the temperature at which its vapor pressure become equal to the atmospheric pressure। पहले ही पढ़ा चुका हूं ये बात, कोई नई बात नहीं लिखवाई है। अरे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। देखो द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, the elevation in the boiling point on the addition of non-volatile solute, to a solvent can be easily illustrated graphically। The curve AB, ये AB कर्व मैं नाम लिख देता हूँ। The curve AB gives the vapor pressure of pure solvent। The curve AB gives the vapor pressure of pure solvent, and the curve CD gives the vapor pressure of solution, ठीक है। and the curve CD gives the vapor pressure of solution at different temperature। therefore ये 3 लाइन है, ठीक है। लिख लिया? पहले लिख लो। therefore ये 3 लाइनें लिख लो। अब देखो भाई क्लास हो रही है ओवर थोड़ी देर में। सुनो बढ़िया, जो भी मुझे ये बता दे कि ये केबी क्या होता है, भाई साहब चलो साथ में गोलगप्पे खाएंगे। नहीं जी रुकिए, मैं पहले बता दूं। केबी, केएफ भी आएगा भी, है ना। और केएच इनकी फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए याद करने का मसला ही नहीं है। बस तुम्हें ये निकालना आना चाहिए। ये तो गिवन नहीं होगा, ये तो दिए बिना हम कर ही नहीं पाएंगे। समझ में आया ना? इसीलिए मैं कह रहा हूँ एम स्मॉल एम कैपिटल एम एक्स सीख लो, मामला खत्म। हाँ तो इसका नाम क्या है? अभी बेटा मैं और लिखना बंद मत करो यार, हंसी होगी बिल्कुल। इसका नाम क्या है? हाँ भाई कौन चल रहा गोलगप्पे खाने, नाम बताओ। दूसरा नाम एक ही बात है। और कुछ? ठीक है, एबिलियोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। बात सही बोल दी इन्होंने। अब 2 लोगों ने दिया है तो कुछ लोगों को आलू दे दूंगा, कुछ लोगों को पापड़ी दे दूंगा, कुछ लोगों को। जब एक आंसर को 2 लोगों ने दिया, गोलगप्पा कैसे बांटोगे? काट के बटेगा नहीं। सही तो मैंने नहीं, इन्होंने भी सही बोला है। पहले इन्होंने बोला चलो नहीं तो एक काम करो, 4 आएंगे ना, 2 तुम खा लेना, 2 तुम खा, ये तो हो सकता है। हाँ ये सही। आगे लिख लो बेटा, देखो आगे तुम लोग देखो। KB इक्वल टू इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट EBU LLIO SCOP। अब ये बोली ही सुनी नहीं जा रही है, लिख तो रहे हैं। EBU LL इबिलियोस्कोपिक SCOPIC इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट लिख दो, बताओ
और इसका दूसरा नाम होता है और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब सुनो भाई, ये मैं दो नाम क्यों लिखवाए, केबी और केएफ के ऊपर क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। कैसे आता है सुनो, इनके अलग अलग 3 4 5 नाम है, जैसे केएफ के 2 3 और है, तो वो तुम्हें नाम पूछे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है, आपको सिर्फ इनकी डेफिनेशन लिखनी होती है। 1 लाइन की डेफिनेशन, 1 नंबर पक्का। अब ये आएगा तभी जब तुम्हें इनका नाम बताओ। देखो अभी देखो मोलर एलिवेशन ये तब भी समझ में आ रहा है, लेकिन अगर मैं लिख दूं इब्लियोस्कोपिक और क्रायोस्कोपिक और पढ़े ना हो तो भाई इनसे कोई हिंट नहीं मिलेगी। बात समझ आई ना? तो आपको इनका नाम याद रखना पड़ेगा। और 1 लाइन की डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? देखिए, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है केबी इंटू एम। बोलो हाँ है ना? यस सर। किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करने का तरीका क्या है? इफ m इज इक्वल टू 1, अगर m 1 हो जाए तो क्या होगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई किसी की m क्या होता है? मोलरिटी, मोलरिटी। ठीक है, मैं बार बार इसलिए पूछता हूँ बिल्कुल पक्का हो जाए आपके दिमाग में। और वैसे मैंने तरीका बता रखा है, डब्ल्यू भी लिखा है तो क्या नाम एल आएगा, है ना? बताया था ना? तो अगर किसी सॉल्यूशन को की मोलरिटी कितनी है 1, तो जो भी चेंज इन टेम्परेचर आता है वही क्या होता है? केबी होता है। कांस्टेंट को ऐसे डिफाइन करते हैं ना, साइड वाले को उसके साथ वाले को बंद कर लो और तो सामने वाले के बराबर हो जाता है। तो ये बात लिख दें बेटा, यहाँ से इतनी बात और लिख लो, ठीक है? देखो, और उसके आगे लिखो। कितना टाइम हो गया? क्यों आगे पड़ेगा? अरे फिर तो अरे वाली बात है। तो चलो फिर उसके आगे कल ही लिखेंगे। कितना नोट कर लो?